नमस्कार, मेरा नाम गौरव दुबे है और मैं डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट और ट्रेनर हूं सिंस 2013। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके पास कोई वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो कौन से ऐसे लेटेस्ट स्ट्रेटजी है हमारे पास जिसके थ्रू हम उसका ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। इट मीन्स कि हाउ टू डू एसईओ ऑफ वर्डप्रेस वेबसाइट। अभी के टाइम में कौन कौन से ऐसे टेक्निक्स चल रहे हैं, कौन कौन से ऐसा मेथड्स है जिसको हमें फॉलो करना चाहिए अगर आपके पास कोई वर्डप्रेस की वेबसाइट है और उसको आप एसईओ के लिए ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं। तो मैं अपने स्क्रीन की तरफ चलता हूं और आपको वन बाय वन सारी जानकारी देता हूं कि किस तरह से हम लोग अपने एक नए वर्डप्रेस की वेबसाइट में ऑप्टिमाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि दो तीन तरह की अलग अलग सेटिंग्स होती हैं आपके वर्डप्रेस वेबसाइट में। पहला सेटिंग होता है जो कि जनरल सेटिंग के नाम से हम लोग जानते हैं। दूसरा सेटिंग होता है जिसको आप बेसिकली ऑन पेज एसईओ के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑन पेज एसईओ में आपको सारी चीज़ें अपने पेजेज में जाकर के सेटिंग्स वगैरह करने पड़ते हैं। और थर्ड जो होता है वो होता है ऑफ पेज एसईओ का काम। ठीक है, जहाँ पे आप बैकलिंक्स बनाते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस की है या किसी और भी प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है, किसी और टेक्नोलॉजी से बनी हुई है। ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन सिमिलर तरीके से सभी का कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे हम लोग बात करते हैं कि कौन से ऐसे जनरल सेटिंग्स हैं जहाँ पे आपको चेंजेस करने चाहिए अगर आप वर्डप्रेस की वेबसाइट को ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं। तो जनरल सेटिंग में सबसे पहले होता है कि आप अपने वेबसाइट में कोई भी प्लगइन को इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, जो कि एसईओ के लिए हेल्पफुल होता है। अभी जो मैक्सिमम डिमांडेड प्लगइन है वो है योस्ट एसईओ का प्लगइन और ऑल इन वन एसईओ का प्लगइन और साथ साथ रैंक मैथ्स वगैरह का प्लगइन। तो आप कोई भी अच्छे प्लगइन को इंस्टॉल करिए और इंस्टॉल करने के बाद अपना ऑप्टिमाइजेशन को स्टार्ट करिए। ठीक है, जैसे आप कोई प्लगइन को इंस्टॉल कर लेते हैं उसके बाद क्या करना होता है, प्लगइन इंस्टॉल कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको वर्डप्रेस में जाना है अपने प्लगइन सेक्शन में, प्लगइन टैब में, और ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, प्लगइन में ऐड न्यू के ऊपर आप क्लिक करिए और यहाँ पे प्लगइन का आप नाम डालिए। ठीक है, और प्लगइन का नाम डालने के बाद फिर आप यहाँ से उसको इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप प्लगइन को इंस्टॉल कर लेंगे तो एक्टिवेट करने का ऑप्शन आएगा, आप उसको एक्टिवेट कर लीजिए। आप प्लगइन को इंस्टॉल और एक्टिवेट करने के बाद देखेंगे कि लेफ्ट साइड का जो टैब है वहाँ पे आपका योस्ट नाम का प्लगइन इस तरह से एसईओ करके दिखता है। ये विजिबल हो जाता है आपका प्लगइन वहाँ पे। ठीक है, अब जैसे ही एसईओ प्लगइन विजिबल हो जाता है तो आप फिर से अपने सेटिंग में जाइए और सेटिंग में जा करके वेबसाइट के सेटिंग में जा करके आप रीडिंग में जाइए। ठीक है, और रीडिंग में एक ऑप्शन होता है सर्च इंजन विजिबिलिटी का। ठीक है, जहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलता है डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट। ठीक है, आप उसको देख लीजिए कहीं डिस्करेज के ऊपर टिक तो नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर डिस्करेज किया हुआ है तो कोई भी क्रॉलर सर्च इंजन का आपकी वेबसाइट को इंडेक्स नहीं कर सकता, क्रॉल नहीं कर सकता। ठीक है, जब तक क्रॉल नहीं करेगा तब तक इंडेक्स नहीं कर सकता। अगर ऐसा कुछ चेक किया हुआ है तो आप उसको पहले रिमूव कर लीजिए। ये है पहला जनरल सेटिंग। दूसरा है जनरल सेटिंग में कि आप अपनी वेबसाइट में साइट मैप को देख लीजिए, चेक कर लीजिए कि साइट मैप अवेलेबल है या नहीं है। अगर साइट मैप आपको चेक करना है तो सिंपली जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे डोमेन नेम आप इंटर करिए और /sitemap.xml के ऊपर आप /sitemap.xml लिख करके आप उसको इंटर कर लीजिए। अगर आपको वहाँ पे फाइल्स वगैरह दिखते हैं अलग अलग पोस्ट के, पेजेज के, तो इसका मतलब है कि आपका जो साइट लिंक है वो वर्किंग में है। ठीक है, ये दूसरी सेटिंग हो गई। आपको ये चेक कर लेना है अगर साइट मैप अगर नहीं है साइट मैप तो आप साइट मैप को पहले एक्टिवेट करेंगे किसी भी तरह से, फिर आप आगे का वर्क करेंगे। उसके बाद आपको चेक करना है कि आपका जो डोमेन नेम है क्या वो सिक्योर्ड है। सिक्योर्ड होने का मतलब कि वहाँ पे एसएसएल है या नहीं है वो भी आपको चेक कर लेना है। अगर एसएसएल है तब फिर आप आगे का काम करिए, क्योंकि एसएसएल आपके रैंकिंग इंप्रूवमेंट में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। गूगल का जो एल्गोरिदम है उसमें साफ साफ लिखा जाता है कि आपका जो वेबसाइट है वो सिक्योर्ड होना चाहिए, तभी आपको अच्छी रैंकिंग मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा सेटिंग है उसके बाद का वो है कि आपको एटलीस्ट गूगल एनालिटिक्स और सर्च कंसोल अकाउंट दोनों क्रिएट कर लेना होता है। सर्च कंसोल से आप वेरिफिकेशन कर लीजिए। ठीक है, जब आप सर्च कंसोल से अपना वेरिफिकेशन करते हैं वेबसाइट का तो वहाँ पे फिर जाकर के आप sitemap.xml को सबमिट कर दीजिए। ठीक है, सो डेट कि आपके जो क्रॉलर्स हैं उन्हें पता हो कि sitemap.xml फाइल है यहाँ पे अवेलेबल और उन्हें जो क्रॉलिंग करनी है वो सारे पेजेज और जो पोस्ट हैं वो sitemap.xml से ही रिट्रीव करेंगे और वहीं से क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास कि अगर आपके पास कोई परमानेंट लिंक वगैरह का इशू है, जैसे बहुत सारे वेबसाइट्स में आप देखेंगे कि जो यूआरएल्स होते हैं वहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक वर्ड्स कुछ दिखते हैं जो कि एसईओ फ्रेंडली यूआरएल नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो ये ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, आप सेटिंग्स में जा करके यहाँ से परमानेंट लिंक वाले ऑप्शन में जाइए। ठीक है, और इसको आप ऑन कर लीजिए। आपको जाना कहाँ है, डैशबोर्ड में आप जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, फिर परमानेंट लिंक में जाएंगे और उसमें जो सबसे
लास्ट वाला है अगर कस्टम स्ट्रक्चर सिलेक्टेड, तो आप उसको रिमूव करिए, पोस्ट नेम को आप क्लिक कर दीजिए। पोस्ट नेम का मतलब क्या होता है कि आपका जो भी पेज का नाम है, ठीक है, आपका जो भी ब्लॉग का नाम है, आपके डोमेन के बाद सिंपली वो नाम ही आ जाएगा। और इसी को एक परफेक्ट आप यूआरएल स्ट्रक्चर कह सकते हैं कि इसी को परफेक्ट यूआरएल स्ट्रक्चर कंसीडर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट जनरल सेटिंग्स है हमारा, वो ये है कि आप अगर कुछ स्ट्रक्चर डेटा वगैरह को एनालाइज करना चाहते हैं तो आप उसको भी एक्टिवेट कर लीजिए, स्ट्रक्चर डेटा वगैरह को, ठीक है। उसके लिए क्या है कि आप अपीयरेंस में जाकर के स्कीमा मार्कअप में जाते हैं और स्कीमा मार्कअप में जाकर के इनिशियलाइज करते हैं कि आपको कौन कौन से स्ट्रक्चर डेटा की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। उसके बाद आप फिर जो भी इनिशियल सेटअप होता है आपके कैटेगरी वगैरह का, अगर आपके वेबसाइट ई कॉमर्स में है तो कैटेगरी वगैरह का, ठीक है, सब कैटेगरी का, ब्लॉग का है तो उसमें मल्टीपल पोस्ट के कैटेगरीज होते हैं, उन सब का आप ऑप्टिमाइजेशन कर लीजिए, उनकी यूआरएल स्ट्रक्चर वगैरह को भी आप इंप्रूव कर लीजिए। तो ये सारे कुछ हैं जो कि जनरल सेटिंग्स के अंदर आपके आते हैं, इन सभी चीज़ों को आपको इंप्रूव करना पड़ता है। एक और ऑप्शन है ब्रेड क्रम्ब का। आप मान के चलिए कि आपके जो वेबसाइट है उसमें मल्टीपल लेयर्स हैं, ठीक है। लेयर्स का मतलब कि होम पेज है, होम पेज के बाद एक कोई कैटेगरी है, कैटेगरी के अंदर भी कुछ सब कैटेगरीज हैं, सब कैटेगरीज के अंदर भी पेजेज हैं, तो उस तरह की वेबसाइट्स में ब्रेड क्रम्ब लगाना जरूरी होता है, जो बेसिकली आपके पेज के पाथ को डिफाइन करता है कि अभी जो यूजर है वो कौन से पेज में अवेलेबल है। तो उसके लिए आपको अपने इनेबल कर लेना चाहिए ब्रेड क्रम्ब को। और जैसे आप ब्रेड क्रम्ब वगैरह को इनेबल कर लेते हैं तब फिर हमारा जो जनरल सेटिंग है बेसिकली वो ऑलमोस्ट पूरा हो जाता है। और पूरा होने के बाद फिर हम लोग आते हैं कि अब आपको अलग अलग तरीके का जो पेजेज है बना हुआ आपकी वेबसाइट में, जो पोस्ट वगैरह है, ठीक है, उनके लिए आप ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन कैसे करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले होता है कि आप कीवर्ड का रिसर्च पहले करते हैं, जो भी पेज का आप ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करना चाहते हैं। लाइक अगर आपका होम पेज है, आपके मल्टीपल सर्विसेज पेजेज हैं, तो आप उनका कीवर्ड रिसर्च करते हैं पहले। कीवर्ड रिसर्च का भी वीडियो हमारे चैनल में आपको मिल जाएगा पुराने में, ठीक है, कि किस तरह से हम कीवर्ड का एक लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि हमारे टाइटल में जो लिमिटेड लेंथ होता है जिसका, ठीक है, उसमें हम कौन कौन से कीवर्ड्स को ब्लेंड करके रखेंगे, ठीक है। जो हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन का पार्ट है वहाँ पे हम कौन कौन से कीवर्ड्स को ब्लेंड करके रखेंगे, ठीक है। हमारे जो फोकस की पेज है वहाँ पे हम कौन से कीवर्ड्स को ऐड करने वाले हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली हमारे पूरे कंटेंट में जो डेंसिटी रखना है हमें कीवर्ड्स का, उसमें हम कौन कौन सी कीवर्ड्स को प्लेस कर रहे हैं। तो सारे कीवर्ड्स जो है हम लोग बेसिकली उसको सिमेंटिक कीवर्ड्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट सभी तरह के कीवर्ड्स को आप यूज करिए अपने कंटेंट के अंदर, सो डैट कि कोई भी एक क्वेरी से आपका जो पेज है वो मिस ना हो, ठीक है। हालांकि अभी कंटेंट में आपका सारा कीवर्ड नहीं भी है तो भी आपको अच्छी रैंकिंग मिल सकती है अगर आपने कंटेंट अच्छा लिखा है, क्योंकि अभी जो गूगल है वो इंटेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। तो जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट कीवर्ड को आपको प्लेस करके रखना है अपने पूरे पेजेस के अंदर में, ठीक है। आप कुछ कीवर्ड्स को रखेंगे और जो हाई सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स हैं, जिस जो पीपल ऑल्सो आस्क वाले जो कीवर्ड्स हैं, ठीक है, जो LSI वाले कीवर्ड्स हैं, उनको भी आप कोशिश करिए कि अपने कंटेंट में जगह दीजिए उनको। उससे क्या होगा कि आपको मल्टीपल तरह के कीवर्ड से ट्रैफिक मिलना शुरू हो जाएगा। अदरवाइज क्या होता है कि आप जब 1, 2 या 3 ही कीवर्ड के ऊपर फोकस करके काम करते हैं तो सिर्फ उन्हीं कीवर्ड से आपको ज़्यादा ट्रैफिक मिलती है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा लॉन्ग टेल कीवर्ड हो सकता है, पीपल ऑल्सो आस्क का कीवर्ड हो सकता है, LSI का कीवर्ड हो सकता है, सबको आपको यूज करना होता है अपने कॉन्टेंट के अंदर में जाकर, ठीक है। तो आप यहाँ जो इंस्टॉल कर चुके हैं ऑलरेडी अपने प्लगइन को, आप देखेंगे कि उसका जो सेक्शन है वो बॉटम पार्ट में आपको दिखता है। और बॉटम पार्ट में आकर के आप इस फील्ड में जाकर के या तो वेरिएबल्स के थ्रू या तो फिर मैनुअली आप टाइटल को डालते हैं, डिस्क्रिप्शन को डालते हैं, ठीक है, मेटा डिस्क्रिप्शन को, और यहाँ पे अपने कीवर्ड्स को इंटर करते हैं जो भी आपका फोकस की पेज है। URL जो स्लग का ऑप्शन है वो URL है बेसिकली। जैसे ही आप कोई पेज का क्रिएशन करते हैं, पेज को क्रिएट करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो URL है वो जनरेट हो जाता है। अगर आपको लगता है कि वो करेक्ट है, परफेक्ट है, तो आप उसको चेंज मत करिए। अदरवाइज आप देखेंगे ऊपर में यहाँ पे एडिट का भी ऑप्शन है, यहाँ से आप उसको एडिट आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे कुछ ऑप्शंस हैं जहाँ पे आप जाकर के ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैं आपको बता रहा हूँ कि लाइक आपके कैनिबलाइजेशंस वगैरह हैं कीवर्ड के, तो वो सब चीज़ों से आपको अवॉइड करना, वो सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए। कीवर्ड कैनिबलाइजेशन का मतलब क्या है कि जब आप कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं 2 से ज़्यादा पेजेज का, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि एक ही तरह का कीवर्ड 2 पेजेज के लिए ना हो जहाँ पे आप उसको टारगेट करें, ठीक है। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन लिखते समय आपको ये हमेशा ध्यान देना है कि आप ब्लेंड करके अपने कीवर्ड्स वगैरह को ऐड करें, ठीक है। आप जितना यूनिक और जितना अपीलिंग अपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन को बनाएंगे उतना अच्छा आपका CTR इंप्रूव होने का चांस होता है, आपके क्लिक थ्रू रेट काफ़ी इंप्रूव हो जाते हैं। तो आपको टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन काफ़ी अच्छे से लिखना है, शॉर्ट रखना है,
ठीक है, कीवर्ड फोकस्ड रखना है, यूनिक रखना है, और क्लिकबेट की तरह आपको नहीं रखना है। क्लिकबेट का मतलब होता है कि आप कुछ ऐसी चीज़ें डालें जिसके बारे में कंटेंट ही नहीं है, सिर्फ यूजर्स को अट्रैक्ट करने के लिए आपने वैसा वर्ड रख दिया, जबकि जब यूजर आपकी लैंडिंग पेज में आता है या फिर आपके उस पेज में जब यूजर उस पेज में आता है तो उसको उस तरह का कंटेंट वहाँ पे मिलता ही नहीं है। तो क्लिकबेट नहीं करना है आपको, ठीक है। और जब हम डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं तो इसके लिए क्या है कि यहाँ पे भी आपको फोकस कीवर्ड रखना है, ठीक है। और एक्टिव वॉइस में ही आपको अपने कंटेंट को रखना है, ज़्यादा पैसिव में बहुत ज़्यादा यूज मत करिए, ठीक है। कॉल टू एक्शंस के साथ आप एक्टिव वॉइस को यूज करिए। उसके अलावा शॉर्ट रखिए। शॉर्ट रखने के अलावा आप कोई तरह का क्वेश्चंस मार्क वगैरह मत डालिए अपने मेटा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। यूनिक रखिए और रिलेवेंट रखिए, ठीक है। इस तरह की जो स्ट्रेटजी है वो आपको फॉलो करना है अपने डिस्क्रिप्शन के लिए, ठीक है। बाकी जो फोकस की फ्रेज है, जो आपका मेन इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जिसको आप रैंक कराना चाहते हो, उसको आप ऑल इन योस्ट एसईओ में फोकस की फ्रेज की तरह पे रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं अपने पेजेस के अंदर में, जहाँ पे आपको दिख रहे हैं कि काफ़ी सारे हेडिंग्स और सब हेडिंग्स होते हैं। H1 H2 का जो होता है उसके लिए भी कुछ स्ट्रेटजी है जो अभी के टाइम में आपको फॉलो करना है। अगर हम लोग हेडिंग की बात करते हैं तो आपको न्यूमेरिकल ऑर्डर्स को फॉलो करना होता है, जिसको हम लोग हेडिंग्स हायरार्की भी बोलते हैं। आपका H1 होना चाहिए, H2 होना चाहिए, H3 होना चाहिए। H3 के अंदर अगर कुछ बातें बताई जा रही हैं तो वो H4 के अंदर में होना चाहिए, ठीक है। तो ये हायरार्की को आपको मेंटेन करना पड़ता है, जो जिस लेवल का हेडिंग है उसको उसके अकॉर्डिंग आपको रखना पड़ता है। तो जो नंबर्स हैं H1 H2 H3 का, इसको आपको अच्छे तरीके से फॉलो करना चाहिए। उसके बाद आपका जो सब हेडिंग्स वगैरह है उसमें अगर आप क्वेश्चन मार्क्स वगैरह लगाते हैं तो ये काफ़ी यूजफुल हो जाता है। आप ऐसे क्वेश्चंस वगैरह को अपने सब हेडिंग्स में जगह दें जो लोग काफ़ी ज़्यादा सर्च करते हैं, ठीक है। आप जो भी कंटेंट लिख रहे हैं वहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन मार्क वगैरह लगा करके आप डालेंगे तो उससे क्या होता है कि लोग पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हेडिंग्स वगैरह में आप क्वेश्चन मार्क वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी आपके सब हेडिंग्स बन रहे हैं, हेडिंग्स बन रहे हैं, उसको भी आप कीवर्ड बेस्ड रखिए। जो आपको लगता है कि हमारे कीवर्ड्स हैं जो कि काफ़ी काफ़ी सर्च वॉल्यूम वाले हैं, अच्छा कॉम्पिटेटिव कीवर्ड है, आप उसको अपने H1 H2 वगैरह में आसानी से प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा कुछ हेडिंग्स वगैरह का। नेक्स्ट है, जब आप पेज के अंदर में रहते हैं तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आपको मिलते हैं जिसका कंटेंट कोई ना कोई ब्लॉग में पड़ा हुआ है या फिर कंटेंट किसी ना किसी पेज में पड़ा हुआ है। तो मैक्सिमम इंटरनल लिंक के ऊपर आप फोकस रखिए। जितने वर्ड्स ऐसे आपको मिल रहे हैं जिसका कंटेंट किसी और पेज में है तो उसको एक बार जरूर लिंक करने की कोशिश करिए। और आपको ये भी ध्यान देना है कि एक ही लिंक को आपको एक बार से ज़्यादा नहीं ऐड करना है, उसको अवॉइड करना है। ऐसा नहीं कि बार बार एसईओ वर्ड आपको मिल रहा है कहीं पेज में या डिजिटल मार्केटिंग वर्ड मिल रहा है तो बार बार आप होम पेज को या फिर एसईओ वाले पेज को लिंक अप करते जा रहे हैं। एक पेज को एक ही बार आपको लिंक करके चलना है। इंटरनल लिंकिंग का स्ट्रेटजी है जहाँ पे आपको नेविगेशनल हेल्प मिलता है अपने यूजर्स को, कि अगर कोई यूजर पढ़ रहा है कंटेंट को, अगर कुछ कहीं पे आपको उस लिंक मिल जाता है तो उसके ऊपर क्लिक करके वो वहाँ पे नेविगेट भी कर सकता है, ठीक है। और आपके इंटरनल लिंक के कारण आपकी जो क्रॉलर्स हैं आपकी वेबसाइट को, आपके इंटरनल लिंक के कारण जो क्रॉलर्स हैं वो आपकी वेबसाइट को और भी अच्छे तरीके से डीपली स्टडी करने में बिजी हो जाती है। मतलब कि अगर कहीं पे उसको इंटरनल लिंक मिलता है क्रॉलर को तो वो नेविगेट होकर के दूसरे पेजेज में भी चले जाते हैं। अब जब बात आती है एक्सटर्नल लिंक्स की तो होता क्या है कि जब आप कोई पेजेज अपने बना रहे हैं, ठीक है, अपना सर्विस का पेज है आपका, तो जरूरी नहीं होता कि वहां पे आप एक्सटर्नल लिंक को ऐड करें, क्योंकि एक्सटर्नल लिंक का मतलब होता है कि आप एडिशनल दूसरे डोमेन को लिंक अप कर रहे हैं अपने पेज के अंदर में, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी डायलेमा है लोगों के अंदर में। वो चाहते हैं कि मैं किसी रेपुटेड वेबसाइट का लिंक वहाँ पे ऐड कर दूँ अपने सर्विसेज पेजेज में तो हमें ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। तो देखिए, अगर आपके, मेरे अनुसार क्या है कि अगर आपके पास ब्लॉगिंग वगैरह की साइट है जहाँ पे आप ब्लॉग्स लिख रहे हैं तो आप वहाँ पे ये वाला स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं कि आप सारे पेजेज में, सारे ब्लॉग्स के पोस्ट में जाकर के एक्सटर्नल लिंक दे दें। लेकिन अगर आपका कोई सर्विस का पेज है तो आपको ये अवॉइड करना चाहिए। आप नहीं भी देंगे तो आपका एसईओ पुअर नहीं होगा, आपका एसईओ खराब नहीं होगा। तो आपको अवॉइड करना चाहिए कि अगर आप अपने कोई पेजेस सर्विसेज पेज में दे रहे हैं तो अपने कोई कंप्यूटर का लिंक वगैरह ना दे वहाँ पे। अगर आप एक्सटर्नल लिंक देना ही चाहते हैं तो कोई ऐसे रेपुटेड ब्लॉग वगैरह का लिंक दे सकते हैं जो कि डायरेक्ट वे में आपका कंप्यूटर ना हो, ठीक है। अदरवाइज मेरे अकॉर्डिंग अगर आपका सर्विस पेज है, कुछ है, तो आप एक्सटर्नल लिंक वहाँ पे क्विट कर सकते हैं। इसके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके ही वेबसाइट से रिलेटेड कोई दूसरे डोमेन पे कंटेंट है, ठीक है, जो आपका खुद का है, तो आप उसको भी एज एक्सटर्नल लिंक यूज कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट कंप्यूटर का लिंक देना अपने सर्विसेज पेज में ये सही नहीं आइडिया है। या तो आप कोई अच्छे ब्लॉगर का लिंक दीजिए जो उसके बारे में कंटेंट लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक्सटर्नल लिंक का पॉलिसी आप फॉलो कर सकते हैं। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है पार्ट अभी के टाइम में जो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करते समय आपको देखना पड़ता है, ठीक है, वो है कि आप अपने वेबसाइट की स्पीड को लेकर के काफ़ी कंसर्न रहिए,
कि आपकी वेबसाइट का लोडिंग टाइम वगैरह क्या है, जो भी आपके स्कोर्स होते हैं लाइक LCP, FID, CLS वगैरह, ठीक है, इसमें से काफ़ी सारे हैं जो अब रिप्लेस किए जा रहे हैं, ठीक है, अलग अलग नाम से आ रहे हैं बहुत सारे सेटिंग्स वगैरह, जो कि बेसिकली कोर वेब वाइटल का एक मेजरमेंट है अलग अलग तरीके का, कि आपके पेज को लोड होने में कितना टाइम लग रहा है, टेक्स्ट को पूरा प्रिंट होने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है, फर्स्ट क्लिक के बाद कितने देर में आपको रिफ्लेक्शन मिल रहा है अपनी वेबसाइट से कोई भी चीज़ को लेकर के। तो ये सारी चीज़ का जो चेकअप है वो आप गूगल टूल्स में जाइए, डेव वेब में, और वहाँ से जाकर के चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कहीं पे भी कमी है तो आप अपने डेवलपर के साथ मिलकर के उन चीज़ों को सॉल्व करवाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपने सब चीज़ कर लिया और आपकी वेबसाइट का लोडिंग टाइम अच्छा नहीं है तो भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है, आपको अच्छी रैंकिंग नहीं भी मिल सकती। ठीक है, तो इसको भी ध्यान देना जरूरी है। ड्यूरिंग द ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो इंटरफेस है आपके वेबसाइट का, ठीक है, लुक वाइज आपकी वेबसाइट कैसी लग रही है, जब यूजर आ रहे हैं तो क्या वो उन्हें सिर्फ कंटेंट ही दिखाई दे रहा है। इट मीन्स कि ग्राफिकल, वीडियो और कंटेंट, ये सारे चीज़ों को मिक्स करके आप अच्छा एक रिप्रेजेंट करिए अपने वेबसाइट पेजेज को, सो डेट कि यूजर बोर ना हो आपकी वेबसाइट में आने के बाद, उनका एक्सपीरियंस अच्छा हो, स्क्रॉल करे आसानी से, हर स्क्रॉल के बाद उनको एक ऐसी चीज़ मिले जो अट्रैक्ट करे उनको, सो डेट कि वो स्पेंड कर सके टाइम अपना आपकी वेबसाइट में आने के बाद। और जब तक कि यूजर टाइम स्पेंड नहीं करेगा, आपको भी पता है एसईओ में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं मिल सकता। यूजर जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा आपकी वेबसाइट में उतना ज़्यादा आपको हेल्प मिलता है, आपके इंट्रैक्शन रेट काफ़ी कम होते हैं, ठीक है, जिसको बाउंस रेट भी आप कहते हैं, वो काफ़ी सारा कम होता है। और अगर बाउंस रेट कम हो रहा है तो इसका मतलब कि आपको अच्छा रिजल्ट वहाँ से मिलेगा, ठीक है। इमेज की ऑप्टिमाइजेशन भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप जब वर्डप्रेस की वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना चाहें तो मेरे ख्याल से जो ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस है, आप डायरेक्टली मीडिया फाइल में जाइए और देखिए कि कौन कौन सी इमेजेज हैं और उस इमेज के अकॉर्डिंग आप रिलेवेंट कीवर्ड को डालिए। आप बहुत ज़्यादा कीवर्ड स्टफिंग मत करिए अपनी इमेज को ऑप्टिमाइज करते समय, नहीं तो वो भी बहुत अच्छा प्रैक्टिस नहीं है एसईओ का, ठीक है। जहाँ जहाँ पे जो जो इमेजेज आपको मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आप उस इमेज का टैग भी वहाँ पे डालते रहिए, जिसको ऑल टैग के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। ऑल्टरनेटिव टैग आप वहाँ पे इंसर्ट करते जाइए, ठीक है। इमेज ऑप्टिमाइजेशन जब आपने कर लिया उसके बाद जो आपके पास ऑप्शन आता है वो आता है मल्टीपल टैग्स का। जैसे ओजी टैग होता है, ओपन ग्राफ टैग को आप इनेबल कर लीजिए, ठीक है। आप कैनोनिकल टैग को इनेबल कर लीजिए। तो ये सारे टैग्स हैं जो आपके उसमें एसईओ में काफ़ी हेल्प पहुंचाते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को करने के बाद आप ये देखेंगे कि आपकी जो वेबसाइट है वो अब एक तरीके से परफेक्ट हो गई है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए, और काफ़ी जल्दी इसका इंडेक्सिंग हो जाता है। बाकी मैंने बताया कि उसके बाद आपको ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन भी करना पड़ता है। ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में आप मल्टीपल तरह के एक्टिविटीज को फॉलो करके आप बैकलिंक्स बनाते हैं, ठीक है। आपकी बैकलिंक्स ऐसी होनी चाहिए जो आसानी से गूगल के द्वारा इंडेक्स कर लिया जाए, और इंडेक्सिंग होगी तभी जाकर के आपको वहाँ पे अच्छी रैंकिंग मिल सकती है। क्योंकि एट द एंड जब तक आपको वोटिंग ना मिले कुछ अच्छे वेबसाइट से, तब तक आपको गूगल में अच्छी रैंकिंग नहीं मिल सकती। हालांकि जो 75% का जो वर्क होता है वो आपके टेक्निकल एसईओ और ऑन पेज एसईओ का होता है, जिसको हमने अभी कवर किया कि वर्डप्रेस में आप कैसे करेंगे। बाकी जो ऑफ पेज एक्टिविटीज होते हैं मैंने ऑलरेडी बताया कि सारे वेबसाइट में एक ही तरह से आप ऑफ पेज एक्टिविटी कर सकते हैं जो बैकलिंक का होता है। और अगर आपके मन में कोई ऐसा सवाल है जो कि वर्डप्रेस एसईओ से रिलेटेड है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा उनके ऊपर भी कुछ वीडियोज बनाऊं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।